स्वागत है आपका माइलस्टोन एक्सप्रेशन चैनल में। मैं हूं वैष्णवी। आज आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी कहानी जहां जिंदगी और मृत्यु की पतली सी डोर पर चलता है इंसान का मन, और सच झूठ, जागृति, स्वप्न और देह चेतना की सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं। प्रस्तुत कहानी आप सुन रहे हैं दिव्या माथुर की लिखी हुई, जिसका नाम है मायाजाल। ये सिर्फ एक अनुभव नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर उठते अनकहे प्रश्नों की दास्तान है। तो आइए सुनते हैं मायाजाल। सुबह के 6 भी नहीं बजे थे कि हम घर से निकल पड़े। बेटे ने कार की सीट को गर्म कर दिया था, पर फिर भी मुझे काफी ठंड लग रही थी। अलसुबह अच्छी तरह से नहाने और फिर गरमाए हुए घर से एकदम ठंड में बाहर निकल जाने के कारण मेरी नाक बहने लगी। मम्मी, कहीं आपको जुकाम तो नहीं हो गया? ऑपरेशन कैंसिल न करना पड़ जाए, मेरी बेटी ने आशंका प्रकट की। हॉस्पिटल पहुंचते ही मम्मी का पूरा चेकअप एक बार फिर से होगा। जरा सी भी गड़बड़ निकली तो ऑपरेशन नहीं कर सकते। बेटे ने वस्तु स्थिति से अवगत कराया। यूं तो डॉक्टर्स ने ये सब बातें हमें कई बार बताई हैं, 85 दस्तावेज दिए हैं, हमारे हस्ताक्षर लिए हैं, पर फिर भी दसियों आकांक्षाएं हम सभी को घेरे रहती हैं, जिनसे निजात पाना आसान नहीं। घर से निकलने के पहले मैंने अपने घर को, बच्चों को, पोती को, हरी भरी खूबसूरत प्रकृति को, आसमान आदि को अच्छे से आत्मसात कर लिया है, जिन्हें शायद मैं दोबारा ना देख पाऊं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें तसल्ली दी। मेरी खामोशी उन्हें हमेशा विचलित करती है। वे पूछते रहते हैं कि क्या मैं सोच रही हूँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जिसे अव्यक्त करना असंभव है। खुश हूं कि बच्चे साथ हैं, जिनके लिए मैंने अपने प्रेम रहित जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं। वे आज मेरी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। सबसे बड़ी बात कि वे दुख की घड़ी में मेरे साथ हैं। कुछ ही समय के बाद मेरा 12 घंटे का लंबा ऑपरेशन तय है। इसके लिए 5 विशिष्ट सर्जन्स की टीम हैरो में स्थित एक बड़े हॉस्पिटल में इकट्ठी हो रही होगी, और मैं भी तैयार हूँ। मुझे कोई खास घबराहट नहीं हो रही, जबकि होनी चाहिए। जैसे बच्चे और दोस्त कहा करते हैं, मैं सचमुच बहुत अजीब हूँ। खैर, जीवन में पहले भी 2 बार मेरा मौत से आमना सामना हो चुका है। जानती हूँ, इसलिए आश्वस्त हूँ। बचपन में जब मैं अपने दादा दादी को अपने पूर्व जन्म की बातें बताती तो वे मुझसे कहकर चुप करा देते थे कि यह सब अपशगुन है। उन धुंधली पड़ती यादों की परछाइयाँ आज भी मेरे मन मस्तिष्क से नहीं गईं। लोग कहते हैं कि ये सब दिमाग की खुराफातें हैं और कुछ नहीं। कुछ का कहना है कि ये सब पावर ऑफ सजेशंस का कमाल है। भला इतनी छोटी उम्र में कब, कैसे और किसने मेरे दिमाग में ऐसे रंग बिरंगे दृश्य भर दिए होंगे? जिस तन लागे सो तन जाने। मैं ऊपरी तौर पर उनके तर्क को स्वीकार कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि प्रमाण के अभाव में ऐसे तर्कों को अस्वीकार करना राय को पहाड़ बताना है। लगभग 3 साल पहले जब पहली बार मैक्सिलोफेशियल विशेषज्ञ ने हमें बताया था कि मेरे हलक में कैंसर है, जो गले तक फैल चुका है और इसका ऑपरेशन जल्दी से कराना ठीक होगा। उसने बड़े विस्तार और स्पष्टता से हमें बताया था कि मेरे चेहरे, गले और हाथ को कहां कहां से और कितना कितना काटा जाएगा, कितना और कैसा रिस्क है, मौत की क्या संभावना है इत्यादि। बेटी इतनी हिल गई थी कि उसके लिए बोलना असंभव था। उसने अपने आंखों में आंसू रोक रखे थे। अगर मैं कमजोर पड़ी तो इसका क्या होगा? मैं चुपचाप सुनती रही, जैसे कि मेरी नहीं किसी और के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर हैरान था कि रोने धोने के बजाय मैं इतनी शांत कैसे थी। आप स्थिति की गंभीरता को समझ रही हैं ना? उसने अचंभे से पूछा, और मैंने हाँ में सिर हिला दिया। प्रारब्ध में मेरा अडिग विश्वास ही शायद इस संतुष्टि का कारण हो कि मैं किसी भी परिस्थिति में ठहर नहीं पाती। अस्पताल में पहुंचते ही टेस्ट शुरू हो गए। बच्चे मुझे चूम कर बाहर जा खड़े हुए। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे अब घर चले जाएं, क्योंकि कल सुबह से पहले तो मुझे होश आने वाला नहीं। उन्होंने हामी में सिर हिला दिए, पर जब मेरी तरफ नजर शीशे से बाहर गई, वे वहीं बैठ गए। नर्स मुझे 85 प्रश्न पूछे चली जा रही थी। मैं किस करवट सोती हूँ, कितना मोटा और पतला तकिया इस्तेमाल करती हूँ, ऑपरेशन के दौरान क्या मैं अपने आराध्य देवता की छोटी सी मूर्ति या माला अपने सिरहाने रखना चाहती हूँ, इत्यादि। मेरे चेहरे की किसी अवांछित हरकत को संभालने के लिए खड़िया के विशेष ब्लॉक्स अग्रिम रूप से बनवा लिए गए थे। ऑपरेशन टेबल पर लेटते ही उन्हें फिट कर दिया गया था। बड़ी मात्रा में एनेस्थीसिया के प्रबंधन के लिए एक विशेषज्ञ मौजूद था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जिसने मुझसे दुनिया भर के सवाल पूछे थे। जब मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, तो मुझे छत पर लगी ट्यूब स्लाइड तेजी से भागती हुई नजर आ रही थी।
शायद मेरा ऑपरेशन हो चुका होगा, पर मैं आश्वस्त नहीं थी। शायद ना हुआ हो, कैसे पता लगे। दीवार पर लगी घड़ी से मैं अंदाजा लगा नहीं पा रही थी। कभी 12 और कभी 24 घंटे आगे पीछे हो रही थी। कमरे के बाहर शायद एक मीटिंग चल रही थी और हरे और नीले गाउन पहने बहुत से डॉक्टर्स और कुछ अन्य लोग गोल दायरे में खड़े बहस कर रहे थे। अजीब बात यह है कि मैं भी उनमें शामिल हूँ, पर जैसे एक सिकड़ी हुई प्रतिछाया के रूप में छत पर लगी ट्यूबलाइट सिर्फ मुझे ही आलोकित कर पा रही है। अधिकतर को तो पहचानती हूँ, पर मेरा अपना डॉक्टर गायब है, जो इस मुहिम का इंचार्ज भी है। उसकी सहायक एक खूबसूरत युवती डॉक्टर है, कैंसर विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक और एनेस्थेसिस्ट आदि। इन सब पर बातचीत कर चुकी हूँ। इस ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी, एक ने कहा तो अन्य दो ने असहमति दिखाई। ऐसा आप किस बिना पर कह सकते हैं? सहायक डॉक्टर ने पूछा। लगा कि अधिकतर लोग कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। हम चाहें तो इसे इंडस्ट्रियल हैजर्ड घोषित किया जा सकता है, इसमें हम सबका ही फायदा है। एक दूसरे ने कहा जो डॉक्टर नहीं है, पर इसे मैंने पहले की परामर्श बैठकों में कभी नहीं देखा। इन बैठकों में डॉक्टरों और नर्सों के अलावा डाइटिशियंस, भौतिक चिकित्सक और वाक चिकित्सक आदि सब एक जगह रहते हैं। मैं अपने इंचार्ज के निर्णय को बिल्कुल उचित मानती हूँ, सहायक डॉक्टर बोली और बहस गर्म होने लगी। ठीक ही तो है, वोट ले लेते हैं। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर, जो इस अस्पताल का मुख्य मैक्सिलोफिकेशन सर्जन है, उन्होंने कहा। न जाने क्यों मेरे अपने मैक्सिलोफेशियल सर्जन से अधिक मेरा इस बड़ी उम्र के गोरे गोल मटोल सर्जन पर अधिक विश्वास है। काश कि ये मेरे ऑपरेशन का इंचार्ज होता। कुछ ने झिझकते हुए हाथ खड़े किए हैं, कुछ ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। मैंने अपना हाथ नहीं उठाया, वे शायद मुझे देख नहीं पा रहे थे। मेरा वोट काउंट नहीं हुआ। केवल एक वोट से सहायक डॉक्टर के हक में फैसला हो गया कि यानी कि ऑपरेशन करने का निर्णय ठीक था। पर मामला क्या था? क्या सचमुच मेरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी? शायद मुझे काटने पीटने के बाद वे जान पाए कि मुझे कैंसर था ही नहीं। डॉक्टर्स की मीटिंग के दौरान मुझे चिकित्सा संबंधी शब्दावली अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। मैंने स्वयं एक बड़े अस्पताल में 15 लंबे वर्ष वरिष्ठ सर्जन्स के साथ काम किया, पर कुछ ही देर के बाद मैं मीटिंग्स में हुई बातों को ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। जाने मुझे सुबह तक मुझे कुछ याद भी न रहे। मैं जल्दी से इसे किसी को बताना चाहती थी या लिख लेना चाह रही थी। जिस ऑपरेशन थिएटर में मैं थी वो 2 आइडेंटिकल हिस्सों में बटा था। एक में होता वो रोगी जिसका ऑपरेशन होने को है और एक में वो जिसका हाल ही में ऑपरेशन हो चुका है, ताकि डॉक्टर्स दोनों का ध्यान रख सके। उत्तम प्रबंधन का आधुनिक उदाहरण, समय और धन दोनों की बचत। इस तरह आजकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉक्टर्स और नर्सेस का पानी तक निचोड़ लेते हैं। मेरे सामने वाले हिस्से में एक बूढ़ी पारसी औरत थी जिसके दिमाग में ट्यूमर था। उसके बच निकलने के चांसेस 5% थे। 2 दिन पहले ही ऑपरेशन के पहले एक आखिरी परामर्श के लिए यह वृद्धा और मैं एक ही वेटिंग रूम में बैठे डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे थे। उसके बहुत से रिश्तेदार आपस में उसके ऑपरेशन के बाद बच जाने की संभावना के विषय में बातें कर रहे थे और उन्हीं में से एक ने यह भी बताया कि वृद्धा ऑपरेशन के पहले अंतिम संस्कार की रस्में अपने जीते जी निपटा लेना चाहती है। शायद पारसियों में यह रिवाज हो क्योंकि उनमें से किसी ने इस बात पर हैरानी प्रकट करने के बजाय अपनी सहमति में अपने सिर हिलाए थे। जीते जी अपनी मौत का जश्न मना लेना मुझे एक बेहतरीन आइडिया लगा। काश कि मैं भी ऐसा कर सकती। हालांकि तैयारी तो मैंने भी की थी। अपने लैपटॉप पर मैंने सब कुछ लिख दिया था। ताबूत को किन फूलों से सजाया जाएगा, अंतिम संस्कार के वक्त कौन सा संगीत बजाया जाएगा, कौन मंत्रोच्चारण करेगा, मातमियों को अल्पाहार में स्नैक्स में क्या होंगे और कौन सी शराब इत्यादि। ये सब मुझे अपने सामने कल देना चाहिए था। एक रिहर्सल ही हो जाती। खैर, ऑपरेशन के दौरान मैं उस महिला के बदन को देख सकती थी, पर उसका चेहरा नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स उसे घेरे थे। उसके पलंग के बाईं ओर एक बड़ा सा टीवी लगा था जिस पर निर्देश बदल रहे थे। जैसे ही डॉक्टर से क्रिया पूरी करते दूसरा निर्देश आ जाता। ऑपरेशन के दौरान गलती नहीं हो सकती। ये सब आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन का कमाल है। दाईं ओर के टीवी मॉनिटर पर एक तालिका थी जिस पर रोगी की नब्ज, रक्तचाप, हृदय गति इत्यादि के अलावा 2 खाने और थे जिसमें लिखा था लाइव और मृत। मैं चाह रही थी कि आराम करूं, पर मेरा ध्यान बार बार उस तालिका पर चला जाता, ये देखने के लिए कि वह कितनी जीवित है। अपनी बंद होती हुई आंखों को मैं फाड़ फाड़ कर देख रही थी कि एकाएक ऑपरेशन थिएटर के बाहर कुछ हलचल दिखाई दी। सफेद लिबासों में लिपटे और सिर पर छोटी सी गोल टोपी लगाए बहुत से पारसी लोग खड़े थे।
मुझे लगा कि वृद्धा शायद मरने वाली है। मृत वाले कॉलम में 98% दिखाई दे रहा था और जीवित में 2%। न चाहते हुए भी मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, पर मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। फिर आंख खुली तो देखा कि कमरे में एक पारसी नर्स भी आ गई, जो वृद्धा के बिस्तर के आसपास घूमते हुए जैसे कुछ रस्मों को अंजाम दे रही थी। मुझे लगा कि जैसे उस वृद्धा को अपने दाईं ओर कोई खड़ा दिखाई दिया। इसे देखते ही उसने नर्स को इशारा किया कि वो आ गए हैं। नर्स झट से एक उपहार जैसे सुंदर डिब्बे को वृद्धा के पास ले गई, जिसे वृद्धा ने चूमा और उस अदृश्य उपस्थिति को भेंट कर दिया। यह प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलती रही। न जाने कितने उपहार साइड बोर्ड पर इकट्ठे हो गए। मैं थक कर चूर हो चुकी थी। न जाने कब नींद आ गई। आंख खुली तो देखा सामने वाला बिस्तर खाली था। मैंने नर्स से इशारे में पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे अपनी बात लिखने के लिए काला बोर्ड और चौक दिया। इस पर मैंने लिखकर पूछा कि क्या सामने वाली महिला की मृत्यु हो चुकी थी। मैंने देखा कि जो मैंने लिखा था उसके स्पेलिंग्स गलत थी। मिटाकर मैंने फिर से ठीक से लिखा, फिर वही गलती। नर्स समझेगी कि शायद मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। नहीं तो यह आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? वो ठीक है और वार्ड में भेज दी गई है, नर्स ने बताया, पर उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वैसे भी मुझे इस नर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। पूरी रात वह अपने मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड पति से बतिया रही थी। ये सब अस्पताल के नियमों के विरुद्ध है, पर मैं उसकी शिकायत नहीं करना चाहती क्योंकि वो गर्भवती है। एक बार फिर मुझे होश आया तो सामने वाले हिस्से में एक टीवी इंटरव्यू जैसा चल रहा था। कमरे में 3 तरफ ट्रॉलीज पर रखे शटर वाले बड़े बड़े काले कैमरे लगे थे। पहियादार कुर्सी पर बैठी एक अपाहिज लड़की उपकरणों के शोर के बीच अपनी अक्षमता और ऑपरेशन के विषय में बता रही थी। उसके शरीर का मुझे केवल आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था और कोशिश करने के बावजूद मैं उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाई। यह साक्षात्कार जैसे समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं अपनी नींद से लड़ते हुए उसे देखती रही। मैं उस लड़की को पहचानने की जबरदस्त कोशिश कर रही थी। मैंने इसे कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है। मैंने अपनी निगाह उसके चेहरे पर गड़ा दी और कुछ ही देर के बाद मुझे लगा कि कुर्सी पर बैठी हुई वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही थी। क्या मैं अपाहिज हो गई? किसी ने मुझे बताया था कि ऐसे समय में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कारगर होता है, पर कोशिश करने पर भी मुझे उसका एक शब्द याद नहीं आया। सोचा कि इस मंत्र से संबंधित देवता ही याद आ जाए तो मंत्र भी ध्यान में आ जाएगा। फिर याद आया कि बेटे ने मेरे तकिए के नीचे यह मंत्र एक कागज पर लिख कर दिया है। निकाल कर पढ़ा तो कुछ शांति हुई, पर जैसे ही मैं उसे वापस तकिए के नीचे रखती सब कुछ भूल जाती। इसी पशोपेश में जैसे सदियां गुजर गईं। मेरे बाह में लगे कैथेटर में जब नर्स औषधियां उड़ेल रही थी तब मेरी नींद खुल गई। मन हुआ कि उससे कहूं कि इन ढेर सारी औषधियां डालने के मध्य 1 मिनट का अंतर तो होना चाहिए। इशारे से मैंने उसे बताया कि मुझे उल्टी आने वाली है और वह मेरे शरीर में लगी ढेर सारी ट्यूब्स में उलझी थी। तो उसने दूसरी नर्स को इशारे से बुलाया जो एक तीसरी नर्स से किसी अहम मुद्दे पर वार्ता कर रही थी। खैर, जब तक उल्टी बर्तन मुझ तक पहुंचता मेरा चेहरा, गला और सीना भीग चुका था। वमन से तरबतर मेरे नए हलक जो मेरी बाह से ली गई मज्जा तंत्रिकाओं से निर्मित हुआ था, को लगे इस धक्के का अंदाजा मेरे सिवा किसी को नहीं हो सकता। गुस्से को काबू रखने के अलावा मैं क्या कर सकती? दोनों नर्सों ने मेरे अच्छे सफाई कर दी और शायद मैं सो गई। आँख खुली तो कमरे के एक कोने में मैट्रन और नर्स में गंभीर वार्ता चल रही थी। मैट्रन उसे बता रही थी कि ऑपरेशन थिएटर में उसके मोबाइल के उपयोग पर उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। नर्स के अनुरोध पर उसे आज ही ड्यूटी मिली है। मैट्रन मान गया था। उदास नर्स की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने तख्ती पर उसे लिख कर दिया, तुम्हें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिसे पढ़कर वह परेशान और परेशान से दिखी। आपने ऐसा क्यों लिखा? कहते हुए बाहर चली गई। अरे मैं तो उसे तसल्ली देना चाहती थी। ऐसी हालत में उसे घंटों खड़े रहना नहीं चाहिए और जब बच्चा हो जाएगा तब भी उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। रात को आंधी, बारिश और तूफान के बीच डॉक्टर्स और नर्सेस अपने पानी से भीगे और चमकते हुए हरे नीले गाउन संभाले जॉम्बीज की तरह वार्ड में आ जा रहे थे। एक नर्स मेरे कैथेटर में औषधियां उड़ेले जा रही थी। मैंने उसे थोड़ा रुकने के लिए इशारा किया, पर जैसे उसने देखा ही नहीं। मैंने डॉक्टर का ध्यान खींचा तो उसने मुझे अनदेखा कर दिया। मुझे कि वो नर्स जैसे मुझे मार देना चाहती। उसे रोकने के लिए मैं हाथ पांव मारने की कोशिश कर रही हूँ, पर हिल नहीं पाती। अंततः ये सोचकर कि जो होगा ठीक होगा, मैं आराम से सोने की चेष्टा करती हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है।
अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे बेटा बेटी और दामाद शीशे के उस पार दिखाई दिए जो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरों पर पुता हुआ भय मुझे दिखाई दे रहा था। फिर देखा कि मेरी लुढ़कती हुई बेटी को जैसे दामाद संभाल रहा था। कोई मुझे बताए कि मेरा ऑपरेशन हो गया है या होने वाला था। दीवार घड़ी में शाम के 4:30 बज रहे थे। मेरा बेटा और दामाद क्या आए भी थे या वो मेरा स्वप्न था? फिर आंख खुली तो घड़ी वहीं की वहीं अटकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? घड़ी रुक गई थी क्या? 10 दिन के बाद जब मैंने अपनी पहली बार अपना चेहरा देखा तो समझ में आया कि बेटी चक्कर खाकर क्यों गिर पड़ी थी। 85 टाकों स्टेपल्स से जुड़ा नाक, गले, सिर के पिछले भाग में नलियों से बिधा, काले नीले रंग के धब्बों से सुसज्जित अपने चेहरे को देखकर मैं स्वयं स्तंभित रह गई। दाएं नथुने में एक छोटा सा पहिया फिट किया गया था जो मेरे ख्याल से सबसे भद्दा आभूषण था। एक मूविंग स्टैंड से मेरी पट्टी की गई बाह लटकी थी। यकायक फ्रैंकस्टाइन की याद आ गई, मेरी पोती कहीं डर न जाए। इतना बहुत बुरा नहीं लग रहा मम्मी, कुछ ही दिनों में जब ये नील और स्टेपल्स हट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने मुझे तसल्ली दिया। बेटे ने बताया कि जब जब मुझे होश आता था मैं तख्ती पर बहुत सी बातें लिखकर उसे बताती थी, विशेष तौर पर थिएटर के बाहर हुई डॉक्टर्स की मीटिंग, पारसी वृद्धा, अपाहिज लड़की के इंटरव्यू और नर्स वाली घटनाओं के विषयों में। चिंतित बेटे ने जब ये सब बातें डॉक्टर्स को बताई तो उसने कहा कि सिर्फ हैलुसिनेशंस हैं जो शरीर में एनेस्थीसिया की भारी मात्रा में उपजती हैं। क्या सचमुच? और अगर ये सब सच है तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर हुई डॉक्टर्स की मीटिंग में मैं उस व्यक्ति को कैसे देख पाई मैंने जिसे पहले कभी नहीं देखा था, जिसे कहा था कि मेरा ऑपरेशन एक इंडस्ट्रियल हैजर्ड था। ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से मैं 2 बार पहले भी गुजर चुकी थी, जब मुझे लगा था कि कहीं छत पर मंडराते हुए मैं अपने शरीर को ही देख रही हूँ। बहुत दिनों के बाद जब मैंने उस व्यक्ति को आपात वार्ड में देखा तो फिर एक बार पूरी मीटिंग का दृश्य मेरे आंखों के सामने था। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये केवल मायाजाल नहीं था, निजी अनुभवों पर आधारित कहानी।